आज हम लोग यहाँ पर नया टॉपिक देखेंगे, है ना। हम लोग क्या क्या देख लिए, वायरिंग सेक्शन का देख लिए, डिफॉर्मेशन क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर में किस प्रकार से डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो देख लिया हमने, सेल्फ वेट की वजह से क्या होता है डिफॉर्मेशन वो हमने देख लिया। अब आज हम लोग देखेंगे क्या थर्मल स्ट्रेस क्या होता है ना। तो थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन हम लोग आज यहाँ पर देख पाएंगे। किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, उसको भी हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर के कारण क्या होता है। अगर कोई एक हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, तो टेम्परेचर लगने की वजह से या टेम्परेचर की वजह से होता क्या है कि इसमें जो है एलोंगेशन या फिर आपका शॉर्टनिंग, ये दो चीजें होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इलोंगेशन होगा, और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो शॉर्टनिंग होगा। ठीक है ना। तो आप जानते हैं मेटल का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सपोज इसका लेंथ हमने ले लिया L, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर हमने मान लिया T1 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जानते हैं ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, on increase of temperature there is elongation in मेटल के केस में ऐसा होता है। ठीक है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलोंगेशन होगा, अगर आप टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, शॉर्टनिंग होगा। ठीक है ना। ऑन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर there is shortening in मेटल, या फिर बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन मेटल, और यहां बोल सकते हैं आप एक्सटेंशन इन मेटल, और यहां बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन मेटल। तो आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से किस प्रकार से चेंजेस इसमें आता है ना। अगर मान लो इसका लेंथ L है या L1 है ना, मान लेते हैं एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड, if length of metal is L1, then on increase the temperature, temperature up to T2 degree centigrade, length of metal bar, length of metal is given as what, L2, है ना। जब तापमान आप बढ़ाएंगे, ठीक है ना, जब तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि आपका लेंथ जो है लेंथ चेंज करेगा, और जो चेंज लेंथ है उस -T1, दिस विल बी द चेंज। ठीक है। अब यहां पर देखिए कि अल्फा क्या है, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अल्फा का यूनिट बाद में देख लेंगे हम लोग। और ये जो है इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ बॉडी के मटेरियल पर इसका वैल्यू डिपेंड करता है। जितना ज्यादा अल्फा का वैल्यू होगा उतना ज्यादा उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। मोर द वैल्यू ऑफ अल्फा मोर बी द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एज इंक्रीज द टेम्परेचर और डिक्रीज द टेम्परेचर। एक बार स्क्रीनशॉट। more the value of alpha, more the value of alpha, more be the change in लेंथ। लेंथ में उतना ज़्यादा चेंजेस होंगे। तो हमने क्या लिखा? L2 इक्वल टू हमने लिखा है L2 हमने लिखा है L1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इफ T2 माइनस T1 को हम लोग लिख लें T, देन L2 इक्वल टू ये हो गया क्या? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी डिक्रीज और टेम्परेचर में भी डिक्रीज। तो L2 इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हो L1 इंटू 1 प्लस अल्फा T। अब आप इसको ऐसा लिखो L2 इक्वल टू L1 प्लस L1 अल्फा T। तो आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर L2 माइनस L1 इक्वल टू L1 अल्फा T लिख सकते हो। दिस इज चेंज इन लेंथ। L2 माइनस L1 क्या हो गया? चेंज इन लेंथ हो गया। ठीक है, L1 माइनस L2 क्या हो गया? चेंज इन लेंथ हो गया। तो आप इस चेंज इन लेंथ को डेल्टा L लिख सकते हैं। तो दिस इज L1 इंटू अल्फा इंटू T। तो डेल्टा L बाई L1 इक्वल टू अल्फा T, वेयर L1 इज द initial length of metal body। ठीक है, and this change in length represent what things? This change in length represent strain। change in length per unit length represent strain of the body का strain को ये represent कर रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग इस प्रकार से स्ट्रेन लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं? ये क्या हो गया? दिस इज, ये जो स्ट्रेन चेंज हुआ, ये जो यहाँ पर स्ट्रेन डेवलप हुआ, दिस इज थर्मल स्ट्रेन। इसको हम लोग थर्मल स्ट्रेन के नाम से जानेंगे। सो स्ट्रेन इक्वल टू आ गया अल्फा इंटू। ठीक है ना, स्ट्रेन हम लोग निकाल दिए, है ना। अब जब स्ट्रेन हम लोग निकाल लिए हैं और अगर हमको यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल पता है, ठीक है ना, इफ E इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, ना, तो आप लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू होता है E इंटू स्ट्रेन। सो ये स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, थर्मल स्ट्रेन है ये, टेम्परेचर की वजह से ये स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। इसलिए इस स्ट्रेन की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा? वो थर्मल स्ट्रेस होगा, है ना। वो क्या होगा? थर्मल स्ट्रेन होगा, थर्मल स्ट्रेस होगा। देयरफॉर थर्मल स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू E इंटू
स्ट्रेन अल्फा इंटू टी। तो ये आपने देखा यहाँ की थर्मल स्ट्रेस जो है वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ई अल्फा टी, ये क्या हो गया, ई अल्फा टी हो गया है ना, ये ई अल्फा टी हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए कि थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग निकाल लिए यहाँ से, क्या निकाले, वीडियो रुका हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हम लोग थर्मल स्ट्रेस निकाल चुके हैं। तो थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू हमने क्या निकाला, थर्मल स्ट्रेस है ना, सिग्मा इक्वल टू हमने निकाला अल्फा ई टी। वो छोटा सा फार्मूला यहाँ से आप देख सकते हैं, अल्फा ई टी। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर कोई मेटल है, कोई बॉडी है, कोई ब्लॉक है ना, और अगर ये फ्री टू एक्सपेंशन है, अगर ये ब्लॉक जो है मान लो ए बी सी डी, ए बी सी डी, हम शुरू में ही बताए थे, पहला ही लेक्चर में बताए थे कि स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ तब डेवलप हो सकता है जब वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन हो मोशन का। स्ट्रेस विल बी डेवलप ओनली व्हेन देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन, देयर इज रेसिस्टेंस ऑफ मोशन। तो अगर ये फ्री टू एक्सपेंशन है, अगर फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सपेंशन में, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ठीक है ना। अगर हम लोग लिखते हैं इफ एक्सपेंशन इज फ्री, इफ एक्सपेंशन इज फ्री देन थर्मल स्ट्रेस will not be developed, will not be developed। तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। जब रिस्ट्रिक्शन रहेगा तभी थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना। अब समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि जब आपका रिस्ट्रिक्शन होगा तभी थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, और अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, है ना। या फिर अगर ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है तब भी डेवलप नहीं होगा, अगर ये फ्रिक्शन सरफेस पे रखा हुआ है तो डेवलप हो सकता है, बिकॉज फ्रिक्शन जो है वो क्या करेगा, वो रेसिस्ट करेगा, वो मोशन को रोकेगा। इसीलिए अगर ये फ्रिक्शनल सरफेस पे रखा हुआ है बॉडी, तो क्या होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एक्सपेंशन करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन जो है उसका अपोज करना चाहेगा, और उस अपोज के क्रम में क्या होगा कि थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जहां भी फ्री टू एक्सपेंशन लिखा हुआ है, आपको ऐसा दिया रहेगा कि टेम्परेचर जो है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया, अल्फा का वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड फलाना चिलाना दिया हुआ है आपको, और लास्ट में लिखा हुआ है कि द बॉडी इज फ्रीली टू एक्सपेंड, ये एक्सपेंशन इसमें फ्री है, तो फिर क्या होगा कि स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, है ना। तो वो सारा डाटा से आप जब वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्वियसली सम वैल्यू विल बी, सम वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से कुछ वैल्यू आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या है, जैसे वहाँ फ्री टू एक्सपेंशन लिखा हुआ है तब रेसिस्टेंस तो है ही नहीं, तो फिर स्ट्रेस कहाँ से डेवलप होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में वो सारा डाटा आपको दिया रहेगा, यानी अल्फा दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, टी दिया रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर, सारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और फिर आपको बोलेगा कि ये फ्री टू एक्सपेंड है, तो देन व्हाट विल बी द स्ट्रेस। तो आप सारा वैल्यू आप रखेंगे, इस वैल्यू में पुट करेंगे अल्फा का, ई का और टी का वैल्यू, तो ऑब्वियसली आपको क्या मिल जाएगा, आपको सारा वैल्यू मिल जाएगा, और फिर जो है आप जो है उसका वैल्यू निकालेंगे, और ऑब्वियसली ये आपका ऑप्शन में रहेगा आंसर में। लेकिन फ्री एक्सपेंशन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वहाँ पर स्ट्रेस 0 होगा, नो स्ट्रेस विल बी डेवलप। ठीक है ना। अब देखिए
एक बार अल्फा का हम लोग यूनिट देख लेते हैं। तो डेल्टा एल इक्वल हमने लिखा था L1 अल्फा टी, तो यहाँ से अल्फा निकालेंगे आप, तो दिस इज डेल्टा एल बाई L1 इंटू टी। तो अगर इसको हम लोग 1 मान लें, इसको भी 1 मान लें, इसको भी 1 मान लें, है ना, तो अल्फा क्या है, अल्फा जो है वो लीनियर एक्सपेंशन है, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। उसमें यूनिट टेम्परेचर राइज करने से यूनिट लेंथ ऑफ बॉडी के लिए अगर यूनिट इलोंगेशन होता है तो उसको हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। इसका यूनिट निकालना चाहें, अगर हम लोग यूनिट ऑफ अल्फा निकालना चाहें हम लोग, तो यूनिट ऑफ अल्फा क्या निकलेगा, ये मीटर होगा इसका यूनिट, ये इसका यूनिट मीटर होगा, है ना, तो मीटर बाय मीटर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, सो दिस विल बी कैंसल। सो द यूनिट ऑफ अल्फा इज पर डिग्री सेंटीग्रेड या 1 बाई डिग्री सेंटीग्रेड। कैल्विन में भी लिखा हुआ रह सकता है बिकॉज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कैल्विन, है ना, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कैल्विन, सो द यूनिट ऑफ अल्फा कैन बी रिप्रेजेंट आल्सो इन टर्म ऑफ कैल्विन। कैल्विन के टर्म में भी अल्फा का वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए यहां पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, है ना, मान लेते हैं हमारे पास एक इस तरह का एक बॉडी हमारे पास है। अब हमने यहाँ क्या किया, इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है, ये फिक्स है, यहाँ भी हमने फिक्स कर दिया है। अब क्या किए, एक ब्लॉक है, एक मेटल का ब्लॉक है, उसको हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं, है ना, ठीक है। व्हेन a metal block is fixed between two fixed at two end, है ना, fixed at two ends, दोनों एंड पे हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोग फिक्स कर दिए, ये इस प्रकार से फिक्स है। अब क्या कर रहे हैं, इसमें भी एक केस देख रहे हैं। सपोज द लेंथ ऑफ दिस इज एल, लेंथ ऑफ दिस ब्लॉक इज एल, है ना। केस वन क्या देख रहे हैं, व्हेन टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो केस वन में हम लोग क्या देख रहे हैं, केस वन में हम लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं ना, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। जब टेम्परेचर को राइज करेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर को राइज करेंगे तो इसमें एक्सपेंशन हो, तो एक्सपेंशन जब होगा तो किस प्रकार का स्ट्रेस डेवलप होगा, किस प्रकार का स्ट्रेस डेवलप होगा, कोई बताएगा। हाँ वेरी गुड, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि इसमें एक्सपेंशन होगा, बट ये क्या है, ये फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। तब जब ये दोनों फिक्स्ड है तो जब ये फैलना चाहेगा, एक्सपेंड करना चाहेगा, तो ड्यू टू दिस फिक्सिडिटी यहाँ पर क्या होगा, ये इसको इधर ढकेलना चाहेगा, ये इसको इधर ढकेलना चाहेगा। तो द रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस्ड एट द सपोर्ट ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, वो क्या करेगा, इसको रोकना चाहेगा बाहर होने से, बिकॉज कि हमारा एंड जो है, एंड हमारा फिक्स्ड है, फिक्स्ड एंड होने की वजह से ये बाहर नहीं जा पाएगा और ये क्या करेगा, इसको रोकेगा फैलने से। तो रिएक्शन फोर्स जो लगाएगा वो इसके अपोजिट लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि ये ऐसे होना चाह रहा है, बाहर होना चाह रहा है, तो ये इधर से फोर्स लगाएगा, ये इधर से फोर्स लगाएगा। तो ड्यू टू दिस डेवलपमेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन डेवलप होगा, हमेशा ध्यान रखना है।
तो ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर द स्ट्रेस develop in body will be compressive in nature, will be compressive in nature, कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस डेवलप होगा। अभी हम लोग निकालना चाहते हैं, अब हम लोग कल पढ़े थे अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के केस में हमने आपको बताया था कि जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा वो डिफॉर्मेशन जो होगा उसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। तो सिंस डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन जो है वो 0 होगा। अब डिफॉर्मेशन यहाँ किस प्रकार का होगा, अगर मान लो हम लोग डिफॉर्मेशन का बात करें तो यहाँ डिफॉर्मेशन 2 प्रकार से होंगे। एक तो टेम्परेचर राइज कर रहा है उसके वजह से थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगा, या थर्मल स्ट्रेन या टेम्परेचर रेज होने के कारण जो है लेंथ बढ़ेगा। और दूसरा क्या है कि ये इसके बॉडी के अंदर जो है कंप्रेशन डेवलप हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा कि आपका इसका लेंथ घटेगा, है ना। तो आपका जो डेल्टा होगा, डेल्टा बिल भी हो जाएगा डेल्टा टेम्परेचर राइज प्लस जो डेल्टा होगा जो कि इस फोर्स के कारण हो रहा है, कंप्रेशन के कारण हो रहा है ना, वो हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो टेम्परेचर के कारण चेंज क्या होगा, लेंथ एल अल्फा टी ये चेंज होगा, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, तो सिग्मा स्ट्रेस बाई ई इंटू एल इक्वल टू 0 होगा, है ना। अब क्या पढ़े थे, ई इक्वल टू पढ़ते हैं आप सिग्मा बाई डेल्टा एल इंटू एल। तो यहाँ से हमने डेल्टा एल निकाला, अब देखिए एल अल्फा टी इक्वल टू सिग्मा एल बाई ई, तो दिस विल बी कैंसल हियर, तो सिग्मा जो डेवलप होगा अल्फा ई टी जो कि पहले भी हम लोग निकाले थे, है ना। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से आपका जो है स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना। अब अगर टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप इस स्लाइड का। अगर आपका टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है, अगर टेम्परेचर घट रहा है ना, केस 2 देखें, केस टू में हम लोग क्या देखेंगे, टेम्परेचर डिक्रीजेज, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेज। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, है ना। इस वजह से ऑन डिक्रीज द टेम्परेचर क्या होगा कि इसमें ये खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो स्ट्रेस टेंसाइल नेचर का होगा, है ना। तो क्या होता है, हम लोग पहले सोचते हैं कि टेम्परेचर रेज हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन मतलब टेंशन। तो थर्मल के केस में ऐसा नहीं सोचना है, जहां पर एक्सटेंशन होगा क्योंकि स्ट्रेस तभी डेवलप होगा जब ये फिक्स्ड होगा, और फिक्स्ड होगा तो फिर क्या होगा कि वो बढ़ना नहीं देना चाहेगा, तो वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। टेम्परेचर आप घटाएंगे, है ना, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस देन टेंसाइल स्ट्रेस विल बी डेवलप, है ना। तो ऑन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, on decrease of temperature the stress develop will be tensile in nature,
टेंसाइल इन नेचर, और वही स्ट्रेस जो होगा वो सेम आएगा, अल्फा ई टी जो पहले आया था, ठीक है ना, अल्फा ई टी वही आएगा, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। अब देखो मान लो कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि हम लोग एक केस ऐसा सोचें कि यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और ये यहाँ तक फ्री है एक्सपेंशन के लिए, इस तरह से दो सरफेस है हमारे पास और ये दोनों फिक्स्ड है, ठीक है ना, इसका लेंथ है एल, ठीक है, इसका लेंथ एल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बीच में एक गैप छूट रहा है ना, तो यहाँ पर इतना मान लो कि ये हमारा इतना गैप है डेल्टा, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पहले ये इस तरह से यहाँ तक फुलफिल भरेगा, यहाँ ये भरेगा, ये वाला एरिया को ये पहले फिल करेगा, उसके बाद जब फिल कर देगा तो फिल करने के बाद जो है अब इसमें स्ट्रेस डेवलप होना शुरू होगा। तो थर्मल स्ट्रेन एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो वो कितना डेवलप होगा, या चेंज इन लेंथ अगर हम लोग देखें तो वो क्या हो, तो इसको अगर इस तरह से ये बढ़ सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं यील्डिंग, यहाँ ये जा सकता है आगे, इस केस में देखिए ये आगे नहीं जा सकता था, फिक्स था दोनों तरफ, है ना। तो when yielding is possible, when yielding is possible, अगर yielding possible है ना, when yielding is possible, then actual extension, in the bar, हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सटेंशन मान लो, एक्सटेंशन को हम लोग मान लो डेल्टा एल लिख रहे हैं, तो दिस डेल्टा एल इक्वल टू व्हाट, टेम्परेचर के कारण कितना होगा, एल अल्फा टी होगा, ये चेंज इन लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ होगा, किसके कारण, टेम्परेचर के कारण। सो एल अल्फा टी, ये लेंथ बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, लेकिन इसमें से जो डेल्टा लेंथ है वो लेंथ तो ये ऑक्यूपाई कर सकता है, तो दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड हियर डेल्टा। सो थर्मल स्ट्रेन क्या होगा, अब देखिए जो बचेगा एक्स्ट्रा उसी के लिए थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगा, तो थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, तो दिस इज एल अल्फा टी माइनस डेल्टा बाय एल। सो स्ट्रेस इक्वल टू व्हाट, सो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन आपको पता है ई इंटू स्ट्रेन से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो एल अल्फा टी माइनस डेल्टा इंटू ई बाय एल, ये स्ट्रेन डेवलप हो, सॉरी ये थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा अगर यील्डिंग की पॉसिबिलिटी है, अगर वो यील्ड हो सकता है वहां पर, तो ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर हम लोग को समझ में आएगा कि ये जो हम पढ़ाए वो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। एक क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, एक वाल के बीच हम लोग एक
एक वॉल के बीच हम लोगों जो है हम लोग एक इस तरह से रड लगाए हुए हैं, ठीक है। एक रड लगा हुआ है, ये वॉल है, और यहाँ पर फिक्सिडिटी है, इस तरह से फिक्सिडिटी है यहाँ। इसका जो लेंथ है, ये लेंथ जो है वो 6 मीटर का है ना। लेंथ 6 मीटर का है। डायमीटर जो है इसका 5, वो 25 mm का है, ठीक है। और इनिशियल टेम्परेचर जो है, इनिशियल टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और फाइनल टेम्परेचर जो है T2 वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ठीक है। अल्फा E is given also is 200 gigapascal, and alpha is also given here. Alpha is 12 into 10 to the power 12 into 10 power minus 6 और डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड, आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड स्ट्रेस इन द रड, स्ट्रेस इन द रड। ये जो रड है उसमें स्ट्रेस निकालना है। पहला केस कहता है द इंड्स डू नॉट यील्ड, द इंड्स डू नॉट यील्ड, इंड्स जो है वो यील्ड नहीं कर रहा है। सेकेंड कह रहा है द इंड्स यील्ड बाय 1 mm, द इंड्स यील्ड बाय 1 mm। तो भी आप एक क्वेश्चन है, एक रड है ना, जो दो वॉल के बीच लगा हुआ है, जिसका लेंथ आपका 23 मीटर है, और इसमें इनिशियल टेम्परेचर जो था इसका, द इनिशियल टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द टेम्परेचर डाउन टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है हम लोग घटा के 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए हैं, ठीक है। कहाँ पर ले आए हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आए हैं। अगर डाया उस रड का 25 mm है और अल्फा और ई का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्ट्रेस क्या होगा, व्हाट विल बी द स्ट्रेस इफ, क्या बोलता है कि यील्डिंग इज नॉट पॉसिबल, और इफ यील्डिंग इज पॉसिबल बाय 1 mm, ठीक है ना। इफ यील्डिंग इज नॉट पॉसिबल, और सेकेंड कह रहा है कि यील्डिंग इज पॉसिबल बाय 1 mm। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हाउ वी कैन सॉल्व इट, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला हम लोग लेते हैं फर्स्ट, है ना। व्हेन इंड नॉट यील्ड, इंड जो है वो यील्ड नहीं कर रहा है ना। व्हेन इंड नॉट यील्ड, जब इंड जो है यील्ड नहीं कर रहा है तब क्या होगा वो हम लोग देखना चाहिए। तो चूंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस विल बी डेवलप। तो सिंपल सा बात है, हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू ई अल्फा टी। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ई अल्फा टी बहुत आसान है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। ई का वैल्यू दिया हुआ है 200 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अल्फा इज आल्सो गिवन, क्या दिया हुआ है 12 इंटू 10 पावर माइनस 6। एंड टेम्परेचर चेंजेस जो है आपका वो कितना का हो रहा है, टी जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड का हो रहा है। माइनस में आएगा बट हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में ले चुके हैं कि ये टेंशन डेवलप होगा, तो दिस विल बी 40। तो इस प्रकार से आप सिग्मा यहाँ से निकाल सकते हो। तो व्हाट विल बी द सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो सिग्मा का वैल्यू हम लोग निकालते हैं 10 पावर 5 और यहाँ बच गया 10 पावर माइनस 1, सो दिस विल बी कैंसल। तो 24 इंटू 6 96 मेगा पास्कल,
96। ये पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। दूसरा क्वेश्चन और भी आसान है ना। कह रहा है कि इल्ड कितना पॉसिबल है, 1 mm का इल्डिंग जो है यहाँ पर पॉसिबल है। तो हमने बताया था आपको इस केस के लिए, सेकंड केस के लिए आप देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा कि जब इल्डिंग पॉसिबल है, तो जब इल्डिंग पॉसिबल है उस समय हमारा स्ट्रेस जो होगा वो क्या हो, तो वो हमारा स्ट्रेस इस प्रकार से आया था, है ना। आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए स्ट्रेस हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब इल्डिंग पॉसिबल था तो स्ट्रेस जो डेवलप हुआ था, दैट स्ट्रेस इज व्हाट, एल अल्फा टी माइनस डेल्टा, डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज द यील्ड एंड बाई एल इंटू ई। हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला को लगाएंगे तो हम लोगों को आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ व्हेन इंड यील्ड्स, व्हेन इंड यील्ड्स, यानी इंड जो है हमारा वो यील्ड हो सकता है, तब क्या होगा, जब इंड यील्ड हो सकता है तो स्ट्रेस इक्वल टू आप देखिए क्या आएगा, स्ट्रेस इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्या, एल अल्फा टी माइनस डेल्टा बाई एल इंटू ई। तो एल इज गिवन हियर, लेंथ इज 6 मीटर, means this is 6000 mm, length is 6000 mm, so 6000 mm into alpha, alpha is also given 12 into 10 power minus 6, t is 40 minus 1 mm divided by 6000 into e is 200 into 10 power 3, so 10 power 3 can will be cancelled here। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 3040 10 पावर माइनस 2 बच गया, तो 12 इंटू 6 72 इंटू 4, 72 इंटू 4 आप करेंगे 8 और 28, 288, 288 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, दिस इज 2.88 माइनस 1 बाई 6 इंटू 200। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये 1.88 बाई 6 इंटू 200, है ना, इंटू 200 में 100 बाई 3, है ना। तो इससे आपको कम ही मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 62.6 मेगा पास्कल, 62.6 मेगा पास्कल। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास हो सकता है। आपको ये दे दिया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी प्रकार से ये भी दे देगा तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। थर्मल स्ट्रेस हम लोग देखेंगे कि कंपोजिट बार में थर्मल स्ट्रेस कैसे डेवलप होगा, किस प्रकार से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट द थर्मल स्ट्रेस इन द केस ऑफ कंपोजिट बार। देखिए कंपोजिट बार का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमने 2 बार यहाँ पर लिया है ना, सपोज वी हैव ए बार हियर, और एक बार हमने और ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पर फिक्स्ड। एक फिगर और बनाते हैं हम,
इस तरह से दो मेटल बार हमने ले लिए। इसका मान लो ये M1 है एंड दिस इज M2। मेटल 1 है, मेटल 2, ठीक है। और अल्फा 1 के लिए है, अल्फा 2 के लिए। अल्फा 1 जो है ये मोर देन अल्फा 2 है, हमने ये कंडीशंस ले ली, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि यहां पर ये दोनों जो है नॉट रिजिडली फिक्स, नॉट रिजिडली फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। जब ये फिक्स नहीं है तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जिसको जितना बढ़ना होगा वो बढ़ेगा, है ना। रिजिडली फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, ये दोनों जो है आपस में सिर्फ एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा हुआ है, ये दोनों जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये फिक्स नहीं, ठीक है ना। अब ये फिक्स नहीं है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस भी किसी में डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जो है फ्री एक्सपेंशन है, ऊपर फ्रीली एक्सपेंड कर सकता है, और किसी प्रकार का यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। इन दिस केस, या इसको मान लेते हैं केस 1, इन केस ए, सिंस metal bars are not fixed, metal bars are not fixed, so no stress will be develop, so किसी प्रकार का स्ट्रेस डेवलप यहाँ पर नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, सेकेंड केस में क्या किया हम लोग, सेकेंड केस में इसको हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं, है ना। इस तरह से ये रिजिडली फिक्स है, रिजिडली फिक्स्ड, ये रिजिडली फिक्स है ना। अब ये रिजिडली फिक्स है, अब ये मेटल M1 है हमारा, ये मेटल M2 है हमारा, अल्फा 1 मोर देन अल्फा 2 है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो पहले वाला का ज्यादा है दूसरे वाले से, क्लियर। तो देखिए, on increase the temperature, on increase the temperature, टेम्परेचर के बढ़ाने से M1 ज्यादा एक्सपेंड करेगा और M2 कम एक्सपेंड करेगा। क्यों करेगा, है ना, देयर इज मोर एक्सपेंशन। अगर फ्री फ्री होता तो, जैसे यहाँ फ्री फ्री था, टेम्परेचर बढ़ा दिए, है ना, तो यहाँ पर ये ज़्यादा आगे ऊपर तक जाता, ये ज़्यादा एक्सपेंशन करता और इसमें कम एक्सपेंशन होता। ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर देयर इज मोर एक्सपेंशन इन M1 एंड लेस इन M2, लेस इन M2, ठीक है। लेकिन क्या है कि फिक्सिडिटी, बट ड्यू टू रिजिडिटी, रिजिड होने के वजह से, ड्यू टू रिजिडिटी, अब ये ऊपर जाना चाहेगा, ठीक है, ऊपर जाना चाहेगा और ये कम बढ़ना चाहेगा, क्योंकि इसका अल्फा क्या है, कम है। तो ये जब कम बढ़ना चाहेगा इसको नीचे की तरफ खींचेगा, इस बार को नीचे की तरफ खींचेगा, और ये ज्यादा बढ़ना चाहेगा इसलिए इस बार को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो इसमें जितना एक्सटेंशन होना चाहिए था उससे ज्यादा एक्सटेंशन होगा, और इसमें जितना एक्सटेंशन होना चाहिए था उससे कम एक्सटेंशन होगा, क्योंकि इस M1 को M2 जो है खींच के नीचे की तरफ रखना चाहेगा, इसलिए M1 में जो है कंप्रेशन डेवलप होगा, और M2 को ये खींच के ऊपर की तरफ ले जाना चाहेगा, इसलिए M2 में जो है टेंशन डेवलप होगा। तो बट ड्यू टू रिजिडिटी देयर विल बी डेवलप ऑफ स्ट्रेस, है ना। द मेटल which coefficient of linear expansion is more, compressive stress will be developed, compressive stress will be developed, compressive stress जो है वो डेवलप होगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा नहीं लिखते हैं, है ना,
and tensile stress will be developed in M2, क्योंकि अल्फा 2 जो है वो लेस है अल्फा 1 से। अब देखिए और क्या हो सकता है, इसमें जितना एलोंगेशन होना चाहिए था उससे ज्यादा एलोंगेशन होगा, और इसमें जितना एलोंगेशन होना चाहिए उससे कम एलोंगेशन होगा। एक्चुअली हमने ये दिखाया ऐसा नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, ये रहेगा एक ही जगह, लेकिन इसमें जितना एक्सपेंशन होना चाहिए उससे कम एक्सपेंशन होगा क्योंकि ये खींच रहा है, और इसमें जितना एक्सपेंशन होना चाहिए उससे ज्यादा होगा क्योंकि ये इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो टोटल एलोंगेशन, द टोटल एलोंगेशन विल बी more than elongation in M2 and less than elongation in M1। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब हम लोग रिजिड करेंगे तो रिजिडिटी की वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा, और ये जो स्ट्रेस होगा जिसमें ज्यादा कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर कॉफिशिएंट है, लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है, उसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और जिसमें कम है उसमें क्या होगा, टेंशन होगा, है ना। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, है ना, इस पे आप क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में यहीं तक, अगले क्लास में और बात करेंगे हम एक्चुअली।